प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बच्चा हमें समझना होता है कि किस चार्ज का इस दुनिया में एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, तो हम पता करने जा रहे हैं पहली बात कि कोई चार्ज एग्जिस्ट कैसे करता है इस दुनिया के अंदर। दैट इज बेसिकली एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। और इसको समझने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा और दैट चीज इज बेसिकली द क्वांटाइजेशन। क्या समझना पड़ेगा, जल्दी बोलो। क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन को अगर आप समझ लिए तो चार्ज के प्रॉपर्टीज को भी आपको समझ में आने लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? कहते हैं दुनिया में के अंदर जितने भी चार्जेस है, सबसे छोटा चार्ज जो माना गया है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बट ये बातें हद तक सही नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। बट अगर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ हम लोगों ने कहा था किसी एटम के अंदर तीन ही पार्टिकल्स बेसिकली होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, बट तीन हम पढ़ते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है बच्चे वो कितना है, जल्दी बोलो। 10⁻⁻19 कूलम। लिखाया था क्या? अब ये माइनस होता है। तो अगर कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है माइनस या प्लस, तो मुझे इसका मॉड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? मॉड। मॉड मतलब इसका वैल्यू लेना पड़ेगा। किसी चीज में मॉड लगाओ तो माइनस भी प्लस हो जाता है और प्लस प्लस तो रहता ही है। तो कहते हैं दुनिया का जो सबसे एग्जिस्टेड चार्ज है, छोटा एग्जिस्टेड चार्ज है, उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक। हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर अगर इसी के मल्टीपल में कोई बॉडी चार्ज है तो वो धरती पे एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो समझते हैं। हम चार्ज को रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, राइट साइड लिखेंगे एन और मल्टीप्लाई कर देंगे ई से। ठीक है, और ई मतलब ये वाला वैल्यू। ठीक। और एन का वैल्यू अगर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अप टू इन्फानाइट आता है, मान लो ऐसा, तो हम लोग कह देंगे कि ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसा मानो कि किसी घर में वॉल बनाना है आपको। क्या खड़ा करना है? वॉल, दीवार खड़ा करना है। तो आप क्या प्रिफर करोगे कि आपके पास जो ईटा देने वाला है, जो ईटा से जिससे आप ईट खरीद रहे हो, वो टूटा फूटा ईट पहुंचा दे या कंप्लीट ब्रिक्स पहुंचाए? कंप्लीट ब्रिक्स पहुंचाए। तो किसी वॉल का बेसिक यूनिट एक ईट होता है क्या? उसी तरीके से हम कहते हैं किसी चार्ज को बनाने के लिए एक छोटा सा चार्ज ई लगा होगा, और ऐसे ऐसे बहुत से चार्ज को अगर जोड़ दिया जाए, एक जगह एक्यूमुलेट कर दिया जाए, तो एक चार्ज बॉडी बन जाता है। मतलब क्या? ऐसा मान एग्जाम्पल के तौर पे देखो कि एक बॉडी पे चार्ज लिखा है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सवाल है ये बॉडी एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? इसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये चार्ज का डेटा दे रखा है, तो हम इस वाले फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करके देखेंगे, और यही फॉर्मूला कहलाता है क्वांटाइजेशन। क्या कहलाता है बोलो? क्वांटाइजेशन। हम क्वांटिटी देख रहे हैं चार्ज का, व्हाट क्वांटिटी से क्वांटाइजेशन बता। अब इस वैल्यू को उठा के बच्चा रखो यहाँ पे। क्यू बराबर क्या लिखते हैं बोलो यहाँ से? एन इंटू ई। क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 6.4 इंटू, बोलो सबको, एन के जगह एन छोड़ दो। ई का वैल्यू कितना मानने का है मैंने, बोलो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रखा क्या? 10⁻⁻19 10⁻⁻19 कैंसिल आउट, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 6.4 बाय 1.6 हो जाएगा क्या? 16 4 जा 64। एन का वैल्यू कितना आ गया? 4। क्या ये नंबर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? बोलेंगे हाँ। अगर ये एक नेचुरल नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे ये बॉडी चार्ज है और ये चार्ज एग्जिस्ट करता है। और इसी मेथड को, ये जो कैलकुलेट आप कर रहे हैं, इसे हम लोग क्वांटाइजेशन टर्म कह देते हैं। क्या कहते थे बोलो? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहते थे बताओ? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे हम पता करते हैं कि चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और एग्जांपल देखिए, अगर हम मान लेते हैं क्यू का डेटा बच्चों ऐसा करके दे रखा है आपको 9.6 इंटू 10⁻⁻18 कुलम, और सवाल है ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। फिर से यूज करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला। क्या लिखेंगे बोलो सबको? Q इज इक्वल टू, बोलो बोलो, एन इंटू ई। क्यू का डाटा 10⁻⁻18 इज इक्वल टू एन इंटू, इज द कंसेप्ट इज क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों,
तो क्या आ जाएगा बोलो, 9.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। 16 6 96, ये ऊपर चला जाएगा। 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -18 प्लस 19, तो यह कितना आ जाएगा बोलो, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा ना, 10 पे पावर 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया 60। n का वैल्यू कितना आ गया 60, तो बोलेंगे ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत? और देखिए, तो मैं ये चार्ज जो एग्जिस्ट करेगा वो एग्जिस्ट करेगा, अगर n का वैल्यू इसमें फॉल डाउन हो रहा है तो वो करेगा। और जो मेथड जिससे आप निकाल रहे हो, दैट मेथड इज कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन। क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन। काफी आसान, काफी इजी। आइए और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कह दिया आपसे 1.44 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -25 कूलम, क्या ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ठीक है, अप्लाई करेंगे। बोलो क्या लिखे, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। क्यू का डेटा कितना रखेंगे बच्चा? लिखेंगे क्या? एन इंटू ई की जगह कितना लिखेंगे? एन का वैल्यू फर्दर कितना लिखेंगे बोलो? -25 लिखेंगे बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। इसको ऊपर भेजेंगे क्या? 1.44 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -25 इंटू 10 सॉरी प्लस 19। बोलो हाँ या ना? अब ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, बट यहाँ पे ये 100 बार में और ये 10 बार में। बोलो हाँ या ना? एक 10 नीचे और बच जाएगा, 16 9 जा, हाँ या ना? कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 ऊपर और जाएगा, तो देख लो ऊपर क्या हो रहा है, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 और -6, लेकिन नीचे वाला भी तो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बोलो यहाँ से? 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 इज इक्वल टू n। हाँ या ना? इतनी बेसिक मैथ्स तो सबको आती होगी। अब n का डेटा कैलकुलेट करोगे बच्चे, 10 पे और -7 है। -7 मतलब किसी डेसिमल प्लेस के पीछे 7 जीरोस होने चाहिए, 7 डिजिट। तो लिखोगे 0.000009 इज इक्वल टू है। क्या ये नंबर इस नंबर में फॉल डाउन हो रहा है, हाँ या ना? क्या आपको दिखाई दे रहा है ये नंबर आ रहा है इसमें? नहीं, इसमें तो नॉर्मल नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये तो डेसिमल नंबर आ गया। तो हम कहेंगे दिस चार्ज विल नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, दिस चार्ज विल नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। क्या मेरे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता? चलिए एक एग्जांपल आप रफ में करेंगे और मुझे बताएंगे ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। चलिए लिखिएगा 8.0 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -22 कूलम, ये चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, आंसर लेके आए। चलिए कीजिए, अप्लाई कीजिए और आंसर लाइए, आपका जिम्मेदारी है। चलो करो, चलो सॉल्व इट। एनी आइडिया व्हाट इज द आंसर? नो और यस? नो, इट विल नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। किया क्या? क्यू इज इक्वल टू क्या लिखा आपने बोलो? एन इंटू ई। क्यू की जगह कितना रखेंगे? देखो बच्चा 8.0 इंटू 10 टू पावर ऑफ इज इक्वल टू 16 5 80, डेसिमल प्लेस है, तो 16 5 8 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? 16 5 80, तो 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 8। सिंपल है, 16 पंचे 80 होता है, खत्म हो गया। कोई दिक्कत? उसके बाद ये आ जाएगा इधर, तो ये 5 बार में, ये इधर जाएगा -3, वेरी गुड, -3 आ जाएगा, आएगा ना? इतनी बेसिक मैथ्स तो सबको आ रही होगी। 19 इसमें आगे जुड़ेगा और ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? -3 आ जाएगा बच्चा, 0.005। दैट इज ए डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर कांट बी एग्जिस्ट इन दिस केस,
so this is not a quantization of charge. Is it okay? तो क्वांटाइजेशन ओनली मींस कि अगर किसी वैल्यू का, देखो इधर सबको देखो, सिंपल मैथ्स है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। इतना उम्मीद करता हूँ सबको आता होगा माइनस प्लस करना। 19 इधर आएगा तो ऐड होगा, बेसिक मैथ्स तो पता है ना। और देखो किसी को दिक्कत है बच्चा सुन लो, एक्स पे पावर एम बाय एक्स पे पावर एन का क्या डेटा होता है, एक्स पे पावर एम माइनस एन, ठीक है। और एक्स पे पावर एम इंटू एक्स पे पावर एन का क्या होता है, और एम प्लस एन। देखो मैं सारी बेसिक्स बता दूंगा, बट कुछ चीजें माँ है 6-7 क्लास से निकल के आ रही है, जैसे कि एक्सपोनेंट्स अभी नहीं सिखाया गया है। 6-7 में ये सब चीज का इंट्रो कर दिया जाता है बुक्स के अंदर, ठीक है। अब आ जाओ सुनो, तो एन का डेटा कितना होना चाहिए बोलिए सब कोई। एन का डेटा 1 से लेकर इनफाइनाइट कर रहा है तो करेगा, अन्यथा करेगा नहीं। तो इस स्टेटमेंट में ये एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज को क्वांटाइजेशन आया, और क्वांटाइजेशन का स्टेटमेंट क्या कहता है, लिखेगा यहाँ क्वांटाइजेशन का स्टेटमेंट लिखेंगे सबको। लिखेगा स्टेटमेंट, पहला प्रॉपर्टी में लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, और लिखो ब्रैकेट में क्वांटाइजेशन, और लिखिएगा स्टेटमेंट इसका, लिखिएगा लिखिएगा स्टेटमेंट। और बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आज से आप जाके थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एनसीईआरटी का। चलो लिखो, लिखेगा लिखेगा द चार्ज द चार्ज द चार्ज द चार्ज which is integral multiple of which is integral multiple of, here is the spelling, integral multiple of the charge which is integral multiple of basic unit of charge, which is integral multiple of basic unit of charge, which is integral multiple of basic unit of charge, basic unit of charge is called as quantization, is called as quantization, is called as quantization, is called as quantization, is called as quantization। बेसिक यूनिट इसी को कहते हैं, किसको बेसिक यूनिट कहते हैं, इसको बेसिक यूनिट कहा गया है। सारे बच्चे ध्यान देना, जहां से शुरू होता है, अगर बेसिक यूनिट का मल्टीपल, मेरी बात को ध्यान देंगे, बेसिक यूनिट का मल्टीपल 1 2 3 4 इंफिनिटी होगा तो वो चार्ज होगा, अन्यथा वो चार्ज नहीं होगा। समझ में आ गई बात है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ज के बारे में जानना, हम लोगों ने चार्ज का डेफिनेशन भी लिखा था पिछले क्लास में। चलिए बताइए डेफिनेशन क्या था चार्ज का। चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है जल्दी बताओ, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक। जो बच्चे फर्स्ट क्लास कर रहे हैं प्लीज वो अपनी क्लासेस को, पुराने क्लासेस को जाके लेक्चर में देख सकते हैं, ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। हमारा क्लास ही रिकॉर्ड होता है डायरेक्टली, जो क्लास पढ़ा रहे हैं रॉ रिकॉर्ड होगा, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं लगाएंगे, कोई एडिटिंग वाला गेम नहीं करेंगे, जो है डायरेक्ट। इज इट ओके? चलो, क्या बोला था, चार्ज कैसी प्रॉपर्टी है बोलो, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या वो देख सकते हैं हम क्या, दैट कैन बी फील्ड, किसके मदद से फील होता है जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, या तो वो प्रोड्यूस करेगा या तो वो एक्सपीरियंस करेगा, बताया था क्या। चलिए कॉपी ऑल द स्टफ्स, जल्दी कीजिए कॉपी, करो कॉपी सब कोई जल्दी से।
बेटा खुद से लिखे कॉपी करके प्रैक्टिस कर लो, आधा अधूरा में नहीं होता है काम। डोंट बी ओवर स्मार्ट। 2 लाइन सीख लेते हो केमिस्ट्री में तो आ गया आपको केमिस्ट्री। पुट कीजिए और चार्ज का नंबर कैलकुलेट कीजिए। प्लीज 10th वाली हरकतें निकाल दे दिमाग से, 2 क्वेश्चन के बाद चीजें आ गई। ये टॉपिक समझ में आ गया सभी को? लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। पहला लिखा हम लोगों ने, दैट इज द क्वांटाइजेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी में लिखेंगे, लिखिएगा कूलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखेंगे सब कोई, कूलम्बिक, हियर इज द स्पेलिंग, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between the charge, Coulombic force of interaction between the charge, Coulombic force of interaction between the charge। ये Q1 है और ये क्या है बोलो, Q2। Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। सारे बच्चे देखो गौर से, पॉसिबिलिटी है कि दोनों प्लस प्लस हो सकते हैं, दोनों ही माइनस माइनस हो सकते हैं, या एक प्लस और दूसरा क्या हो सकता है। ये तो पता होगा सबको, प्लस प्लस होगा तो
रिपल्शन या अट्रैक्शन? माइनस माइनस होगा तो, बट प्लस माइनस होगा तो, ये सभी को पता है बचपन से। इज इट ओके? तो अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम इंटरेक्शन कह देते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम क्या कह देते हैं? इंटरेक्शन कह देते हैं। ठीक है, तो या तो अट्रैक्ट कर सकता है या क्या करेगा? रिपेल। बट इसको याद रखने का एक तरीका समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। Q1 इंटू Q2 किया, अगर दोनों लाइक चार्जेस है, मतलब दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, खुद ही बताना। प्लस इंटू प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस, प्लस। तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस, मतलब दोनों का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ या ना? नहीं हो सकता क्या? अरे प्लस है तो जीरो से बड़ा ही होगा ना, सिंपल सा रूल है गणित का। प्लस को प्लस से गुना करो, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, या माइनस को माइनस से करो, दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। और और दो का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, दो का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या कहलाएगा वो? तब वो दोनों रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे बोलो? रिपल्शन। अरे सीधी बात है, या तो दोनों प्लस होगा या दोनों क्या होगा? माइनस। तो रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्शन। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो हो गया, तो एक प्लस था और एक क्या था? माइनस, तो अट्रैक्शन या रिपल्सन? तो याद रखना, आप इस स्टेटमेंट को एज ए प्रोडक्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चल के जब सवाल करेंगे तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ऐसे दिया जाता है, Q1 इंटू Q2 अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रिपल्सन, Q1 इंटू Q2 लेस देन जीरो है तो अट्रैक्शन। क्यों, समझ में आ गया? एक प्लस है और एक क्या है? माइनस। यहाँ पे या दोनों प्लस है या दोनों क्या है? माइनस। इज इट ओके? अब हम इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन हो रहा है, वो सही बात है, कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। मान लो दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, कितना डिस्टेंस है? d। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस d है बच्चा, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्या लिखेंगे बोलो? K इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, और d इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब K का एक डेटा होता है, दिमाग में रखेंगे सारे बच्चे। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बोलो? अभी समझाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इस टर्म को कहते हैं बच्चे एप्सिलॉन। लिख दिया, और लिख दो नॉट। तो क्या टर्म हो गया बोलो? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं इसको। और ये सिंबल का नाम है। किसका नाम है? सिंबल। क्वांटिटी का नाम डिफरेंट हो जाता है, और ये फिजिक्स में आया था, और इसे हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं बोलो? यहां से परमिटिविटी। क्या कहते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो, ऑफ फ्री स्पेस। मोटे तौर पे आप ये दिमाग में रखोगे इस चीज को, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ कौन सा स्पेस कहते हैं? फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू फिक्स होता है। फ्री स्पेस कह लो या वैक्यूम कह लो, अभी समझाते हैं सब कुछ क्लियर करके। इसका वैल्यू होता है बच्चे 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कितना होता है बोलो? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बात को ध्यान से सुनना, कितना होता है? -12। और अगर इन सारे वैल्यूज को पुट कर दोगे तुम, के अंदर जितने वैल्यू सबको पुट कर दोगे, के का वैल्यू कितना है बोलो सबको? 1 अपॉन, बोलो बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही लिखते हैं, के इज इक्वल टू कितना है बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 की जगह 4, पाई का डेटा जग जाहिर है कितना होता है? 3.14 या 22/7। और क्या है यहाँ बोलो सब कोई? 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। करें क्या? तो ये सब कुछ पुट करने के बाद ये डेटा निकल के आएगा बच्चे 9 इंटू 10⁻⁹। कितना निकल के आएगा बोलो? 9 इंटू 10⁻⁹। ये फिक्स डेटा है। अब ये कब होता है, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। जब मैंने इन दोनों चार्जेस को कहां प्लेस किया? एक वैक्यूम में प्लेस किया, एक ऐसी जगह जहां पे सब कुछ खाली है। वैक्यूम कह लो या फिर एयर कह लो। क्या कह लो? एयर। वैक्यूम या फ्री एयर में प्रेजेंट करोगे, तो इन दोनों के बीच में लग रहा फोर्स, फोर्स रिपल्सन भी हो सकता है और क्या हो सकता है? अट्रैक्शन भी। मुझे तभी पता चलेगा जब इन दोनों का नेचर मुझे पता हो। जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होता है।
ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है बोलो सब कोई, के इंटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। के का वैल्यू कितना निकल के आया बोलो, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है बोलो, 8.85 इंटू 10 टू पावर ऑफ -12। इसको क्या कहते हैं बोलो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कौन सा स्पेस, फ्री स्पेस। अब मैंने ये डेटा जैसे लिखा, तो सोचो अगर ये फ्री स्पेस है, बट ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मीडियम सेलेक्ट कर रहे हो। क्या किसी पे डिपेंड करेगा, आप कौन सा क्या सेलेक्ट कर रहे हो, मीडियम। मतलब समझाते हैं अभी इस चीज को, ये क्लियर है यहाँ तक। मान के चलो इन दोनों चार्जेस को तुमने उठाया, और तुम्हारा मन था मैं जाके पानी में डुबकी लगा दूं, इसमें डुबकी लगा दूं पानी। और जैसे तुम पानी में डुबकी लगाने के लिए गए, तो एकाएक यहाँ पे वाटर फिल हो गया। क्या फिल हो गया बोलो, वाटर। अभी बच्चे एयर या वैक्यूम था, एयर या क्या था, वैक्यूम। देखते तुम क्या हो कि इसका फोर्स का जो वैल्यू है, मान लो यहाँ पे एफ वैल्यू था, यहाँ फोर्स का वैल्यू चेंज होने लगा, और वो 80 गुना 80 टाइम्स होल्ड डाउन हो गया जब वो एयर में था। अजीब सी बात है ना। क्या बोला, जब वो एयर में था, जितना भी वैल्यू लग रहा था, वो 80 टाइम्स फॉल डाउन हो जाता है वाटर में जाके। ऐसा क्यों हो गया, उसके लिए यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो मैंने लिखाया है अभी। इसको कहते हैं परमिटिविटी। क्या कहते हैं, परमिटिविटी। और ये डिपेंड करता है मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम। अभी तुम एयर या वैक्यूम में प्रेजेंट हो, तो तुमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट, इसका नाम बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो लगेगा एफ डैश, इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, लिखा है यहाँ से, इनटू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। क्या लिखेंगे बताओ यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर। ध्यान रखना, और एप्सिलॉन एम को बच्चे कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या कहते हैं बोलो सब कोई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी यहाँ पे कोई मीडियम नहीं था ना, यहाँ पे तो केवल एयर था, यहाँ पे एक मीडियम आ गया, और मीडियम का नाम क्या है बोलो, मीडियम का नाम क्या है, वाटर। अब ये ऐसा क्यों हुआ, सारे बच्चे फॉर्मूला को देखेंगे। मैंने यहाँ रखा है एप्सिलॉन नॉट के की जगह, अरे भाई यहाँ के रखा है ना, ऐसे करके के, बोलो मेरी बात को, रखा है ना। के का वैल्यू कितना लिखा है यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा है, ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है ना। बट इसी चीज को जब मीडियम में ले जाते हो, तो इस के का डेटा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। क्या हो जाता है बोलो, एप्सिलॉन एम। ये फ्री स्पेस का है, वो किसका है, ये किसका है बोलो, मीडियम का है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम, अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, मैंने यहाँ पे कहाँ चार्ज को रखा है, ये चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, एयर या वैक्यूम में, यहाँ पे कहाँ प्लेस्ड है, वाटर में। तो मीडियम बदल गया ना, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोगों ने रखा है एप्सिलॉन एम, और एप्सिलॉन एम को क्या कहा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बातें समझ में आई। अब परमिटिविटी ऑफ मीडियम को फर्दर लिखा जाता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, टेंशन मत मानना, ठीक है। और ये एप्सिलॉन आर का डेटा ही जो होता है बच्चे, वो 80 हो जाता है, किसके लिए, वाटर के लिए। किसके लिए हो जाता है, वाटर के लिए, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं बच्चे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं बोलो, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। मैं टिप्स पे करा दूंगा, टेंशन मत पाओ। इसका वैल्यू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट हुआ। तो चलो रखते हैं, यहाँ पे सब कुछ रख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान रखना। मैंने रखा 1/4 पाई, बोलो सबको, पाई रखा। एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिखोगे बोलो, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, बोलो हाँ या ना। टेंशन मत पालो, इधर देखो, मैंने इसको फर्दर लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिख लिया, लिख दिया। और ये एप्सिलॉन आर को अलग कर लो, 1/एप्सिलॉन आर को अलग कर लो, कर लिया। क्या तुम्हें ये डेटा पता है, हाँ या ना। अरे देखो भाई, देखो भाई कितना निकल के आया, 9 इंटू 10⁻⁹। अरे हाँ या ना, लिख सकते हैं ना ये चीज को, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसका वैल्यू मुझे पता है तो कितना वैल्यू है बोलो सबको, 9 इंटू 10⁹, बस बच गया एप्सिलॉन आर। और ये इसी का वैल्यू कितने के बराबर है, 80 के बराबर। तुम किसी भी क्वांटिटी में 80 से डिवाइड करोगे तो 80 गुना घटेगा या बढ़ेगा। अरे भाई ये वैल्यू पता था ना ऑलरेडी, कितना था वैल्यू, उसमें एक नंबर से डिवाइड किया ना तुमने, कितने से, तो बदलाव केवल इसी चीज का हुआ ना, डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया,
और अगर डिवीजन किसी चीज में 80 से करते हो तो घटता है या बढ़ता है? कितनी गुना घट जाएगा? 80 गुना घट जाएगा, इसलिए 80 गुना घट। आया समझ में? कोई मीडियम डिसाइड करेगा कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अगर कल के दिन मैं किसी ऑयल में जाके इसको डिप कर दूं, पता करना पड़ेगा उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने का है। जितने का होगा उतने से वो फोर्स घट जाएगा। समझ में आई बात है मैंने क्या कहा? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो सुन लो सारे बच्चे, मैं किसी भी चार्ज को अगर वैक्यूम में प्लेस करता हूं तो उसमें लग रहा है फोर्स डेटा ऐसे ही कैलकुलेट होता है, ठीक है, इस वैल्यू से। बट अगर उसको किसी मीडियम पे ले जाओगे तो पूछो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितने का है, जिसको एप्सिलॉन आर कहा जाता है। अगर उसके एप्सिलॉन आर का डेटा 50 है तो फोर्स 50 गुना घट जाएगा। 100 है तो फोर्स 100 गुना घट जाएगा। 10 है फोर्स 10 गुना घट जाएगा। 2 है फोर्स 2 गुना घट जाएगा। तो किसी मीडियम में ले जाने पे फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीज करता है, उतना ही डिक्रीज करेगा जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलिए मैं और बताता हूँ। एप्सिलॉन आर का मतलब क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मान लो चार मीडियम है, ए है, बी है, सी है, डी। एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। हाँ, ये एक नंबर है जो डिसाइड करता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस कितना घटेगा और बढ़ेगा अगर आप वैक्यूम से लेके मीडियम में किसी चार्ज को लेके जाते हो। इसी नंबर से पता चलता है वो। और वो नंबर कौन सा नंबर होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे मैं कहता हूं कि कोई चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन घट गया या बढ़ गया तो कितना घटा, तो ये नंबर डिसाइड करके बता देगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, इधर बच्चे ध्यान दो प्लीज। मान लो एफ नॉट इज द, सॉरी एफ मान लेते हैं 100 न्यूटन लग रहा है वैक्यूम में। किसमें लग रहा है बोलो? वैक्यूम में। मेरी बात को ध्यान से सुनो, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला। अभी तुम फिजिक्स ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, ओवरऑल इतना भी याद रख लोगे काफी होगा तुम्हारे लिए। मान के चलो चार मीडियम है, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी और मीडियम डी। सबके एप्सिलॉन आर का डेटा दे रखा है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। पहले वाले का 10, फिर 20, फिर 40, फिर 50। ठीक है, मैं बोलता हूं वैक्यूम में फोर्स कितना लग रहा है? 100 न्यूटन का। तो मैं इन दोनों को इन दो जो भी फोर्सेस लग रहा है जो चार्ज के बीच में लग रहा है उसको मैं मीडियम ए में जाके डुबा देता हूं। कितने से घट जाएगा बोलो? 100 है तो 100 को कितने से डिवाइड कर दोगे? 10 से। कितना न्यूटन फोर्स आ जाएगा? 10 न्यूटन। अब आया? कितना फोर्स लग रहा है? 100। जिसमें लेके गए उसका डायलेक्ट्रिक कितने का है? अरे कितने का है? तो क्या लिखेंगे बोलो? 100/20 कितने का फोर्स लगने लगेगा? कितने का है बोलो? तो 100 बाई क्या कर देंगे? 40, कैंसिल, दैट इज 2.5 न्यूटन। अरे हाँ या ना? और 100/50 कर देंगे तो कितना न्यूटन आ जाएगा? 2 न्यूटन लगने लगेगा। बोलो आया नहीं आया? फोर्स घट रहा है या बढ़ रहा है? घट रहा है या बढ़ रहा है? तो अब सुनो, जब कभी किसी चीज, और ये बात तो तुम तो 10th में भी पढ़े हो, कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का चर्चा तो 10th में भी है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कोई नया तो नहीं बता रहा, बट इसमें एक एक्स्ट्रा एज पकड़ लो। क्या बोला मैंने? अगर दो फोर्सेस किसी चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन किसी वैक्यूम के अंदर जो भी लग रहा है, तुम किसी मीडियम में जाके अगर उन्हीं चार्जेस को उन्हीं डिस्टेंस पे डाल दो तो वो शार्पली फॉल डाउन होना चालू होता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन निर्भर करता है कि किस मीडियम के अंदर आप जाके उसको चेक कर रहे हो, और कितना घटेगा या बढ़ेगा वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेटा कितने का है। और ये एक नंबर होता है, प्योर नंबर होता है। ये एक बात और जान लो, ये नंबर होता है तो ये पूरा यूनिटलेस होता है, इसके अंदर कोई यूनिट नहीं होता। ये क्या होता है बोलो? यूनिटलेस। जैसे वाटर के अंदर कोई भी चीज 80 गुना घट जाता है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर इज 80। वाटर का कितना होता है? 80। क्या ये कंसेप्ट पहले समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? वो ध्यान रखेंगे तो फॉर्मूला क्या बना फाइनली? मेरी बात को बहुत आसान से सुनना, गौर से समझना। वैक्यूम में कितना फोर्स लगता है? क्या फॉर्मूला निकल के आया बोलो? क्या फॉर्मूला निकल के आया बोलो? के Q1 Q2/d²। और के का वैल्यू कितने का है? 1/4πε0, जिसका वैल्यू कितने के बराबर है? क्लियर है? यहाँ से मैं पूरा का निचोड़ निकाल दूं एक बार में, कैसे निकलेगा? अगर तुमको वैक्यूम में कैलकुलेट करना है तो डायरेक्टली लिखो 9 × 10⁹ Q1 Q2/d²। लिख दिया क्या? और अगर मीडियम में लिखना है, बहुत सिंपल तरीका, 9 × 10⁹ वही चीज छाप दो। कर दिया यहाँ से?
और जो नंबर दे रखा है उससे डिवाइड कर दो बस, एप्सिलॉन आर से। लो हो गया, काम खत्म। यही डिस्कस किया है पूरा, इतना ही डिस्कशन है। इतना दो स्टेटमेंट समझ गए, बस यही पूरा डिस्कशन है। वैसे मैंने तुमको मैथमेटिकली समझा दिया, तुम चाहो तो डायरेक्टली आंसर निकाल लो यहाँ से। मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? इतनी बातें तो ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है, यस और नो, यही लिखा है ना ऊपर। इसको कैसे से डिवाइड कर रहे हो? एप्सिलॉन आर से। वही डिवाइड करते जा रहे हैं खटाखट खटाखट। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? याद रखना, किसी मीडियम में इंटरेक्शन बढ़ेगा या घटेगा वो टोटली डिपेंड करता है एक प्योर नंबर पे, और उसका नंबर क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? समझ में आ गया मैंने क्या कहा? या अभी भी कोई दिक्कत है, तकलीफ है, तो प्लीज पूछे कहाँ पे क्या इश्यूज आया। इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो हो गया क्या? चलो लिख लो जल्दी से, राइट डाउन इट। सेकेंड प्रॉपर्टी लिखिए सब कोई।
हेलो हेलो। हाँ बढ़िया रहेगा, शीशे दे दीजिए। तो उसमें 4-5 को कब्जा दे दीजिएगा। तो शीशा का डोर बनवे नहीं करता है कहीं पे, ये तो बात नहीं होगा। हम तो देखिए ऊपर से नीचे शीशा लगा रहता है बहुत जगह। मैंने तो वो तो बात सही है, लेकिन शीशा का डोर जो आप हम बहुत जगह लगाए देखे, वो सब कैसे लगा रहता है? हाँ तो उसमें 4 को मजबूत कब्जा मारिए फिर। हाँ शीशे भी। नहीं नहीं, शीशे बढ़िया रहेगा, शीशे भी। ठीक। ये बात समझ में आया क्या कहा मैंने? सबको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? किसी चार्ज को वैक्यूम, क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, 10 बार हो सकता। चलिए कुछ भी बातें लिख लेते हैं, पहले स्टार करके लिखो। लिखिएगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। लिखिएगा। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। हाँ हाँ, इसी में लिखना है। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस। फोर्स ऑफ एट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द चार्जेस डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, force of attraction or repulsion between the charge, it depends on medium prevailing between the charge, depends on medium prevailing between the charge, depends on medium prevailing, prevailing between the charge, prevailing between the charge, medium prevailing between the charge, prevailing between the charge। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्टार करो और नेक्स्ट पॉइंट लिखो। when a when the set of charges, when set of charges, when set of charges, when set of charges, when set of charges is taken from vacuum to the medium, 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 its magnitude decreases by, its magnitude decreases by, its magnitude decreases by epsilon r times, epsilon r times, ऐसे करके लिखना है। decreases by epsilon r times, decreases by epsilon r times। मैग्नीट्यूड कितने से घट जाता है? एप्सिलॉन r टाइम्स से। बताया? तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, ये बात समझ में आ गया सभी को? भाई जितना फोर्स है उसमें एप्सिलॉन r से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल लिखो इस पर। लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन, राइट डाउन अ क्वेश्चन। लिखेगा, लिखेगा। एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन are situated at a distance of 1 meter, are situated at a distance of 1 meter
are situated at a distance of 1 meter, are situated at a distance of 1 meter, ठीक है, placed in, placed inside water, placed inside water, placed inside water, placed inside water. Find the force of attraction between them. Find force of attraction between them. Attraction between them. Force of attraction between them. एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होगा बोलो तो? Force of attraction between them. FOA between them. Force of attraction between them. Force of attraction between them. लिखा? क्लियर है यहाँ से? एक इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, माइनस या प्लस? प्रोटॉन कैसा होता है, क्या होगा? अट्रैक्शन रिपल्सन क्या होगा? अट्रैक्ट करेगा क्या? फोर्स का फॉर्मूला अभी लिखा था ना हम लोगों ने, K इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। बोलो हाँ या ना भाई, क्या लिखा था? डी स्क्वायर। के का वैल्यू कितना? इधर 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 इधर, के का वैल्यू कितना? 9 इंटू Q1 का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19। याद रखना माइनस प्लस नहीं लिखते, माइनस प्लस नहीं लिखते, डायरेक्ट वैल्यू लिखा जाता है। प्रोटॉन पे भी चार्ज कितना होता है? 6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19। हो जाएगा क्या? डिस्टेंस कितने का है बोलो? 1 मीटर का होल स्क्वायर। यहां तक बातें समझ में आ गई? ये क्या चीज निकला है? वैक्यूम में निकला है या वाटर में निकला है? वैक्यूम में निकला है। और अगर वाटर में निकालना होता तो इसको एप्सिलॉन आर से डिवाइड करना पड़ेगा, एप्सिलॉन आर से डिवाइड करना पड़ेगा। और एप्सिलॉन वाटर का भी कितना बताया था? 80 बताया था क्या? बस इसके जगह कितना रख देंगे बोलो? 80। या ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सारा फोर्स निकाल लो और नंबर से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व कर ले क्या इसको? 16 इंटू 16 256, तो 2.56 हो जाएगा क्या? 10 टू पावर ऑफ 9 19 19 38, 10 टू द पावर ऑफ 9 10 टू पावर ऑफ -38 हो जाएगा क्या? 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ से। ये 10 पे और 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली। 9 इंटू 256 कर लो, डेसिमल उड़ा दो तो नीचे 100 आ जाएगा क्या? ये 0 0 0 3 जीरो कैंसिल आउट, तो 10 टू पावर ऑफ 6 बचेगा, हाँ या ना? नहीं बचेगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया 10 टू पावर 6, और ये 10 टू पावर ऑफ क्या हो जाएगा? -30 बाई 8 हो जाएगा क्या? 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 30, 9 इंटू 32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 32, और 9 को 32 से करो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28 इंटू 10 पे पावर -32। अरे आया नहीं आया? कैसे किया, समझ में आया कैसे किया? बोलो भाई। अगर वैक्यूम पूछता तो ये काम नहीं करते, वैक्यूम पूछता तो ये काम नहीं करते। अब वाटर पूछा है तो वाटर में एप्सिलॉन आर से डिवाइड करना पड़ेगा। लिखिएगा नेक्स्ट सवाल, स्पेस छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लीव द स्पेस, जितना आपको लगे आप कर लिख लोगे, एंड राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिएगा, अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल are situated at a distance of a proton and an alpha particle. A proton and alpha particle are situated at a distance of are situated at a distance of are situated at a distance of 2 meter, are situated at a distance of 2 meter, are situated at a distance of कितना मीटर? 2 मीटर। लिखा? डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर लिख दिया। फाइंड फोर्स ऑफ फाइंड फाइंड फोर्स ऑफ, डायरेक्ट फोर्स लिखो, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, फोर्स ऑफ हटाओ, फाइंड फोर्स बिटवीन देम, when find force between them when they are in when they are in air, when they are in air and they are in water, they are in air and they are in water,
दे आर इन एयर एंड दे आर इन वाटर। एक बार उसको कहाँ रखा, एयर में, और एक कहाँ रखा, वाटर। एयर में कैसे निकालेंगे, देखो देखो इधर देखो, एयर में कैसे निकालेंगे आप बोलिए, क्या लिखोगे, के इंटू Q1 Q2 बाय डी स्क्वायर, के का वैल्यू, Q1 का वैल्यू। अच्छा चलो प्रोटॉन पे चार्ज देख लो सारे बच्चे, इतना होता है, ठीक होता है। और अल्फा पे याद रखना इसका 2 गुना होता है, तो 2 गुना मतलब 3.2 हो जाएगा, 16×2 = 32 इंटू 10 ऑफ क्या हो जाएगा, -90। उठा के रख दो, क्या रखेंगे बोले यहाँ से, 1.6 इंटू 10 ऑफ -19 इंटू 3.2 इंटू 10 ऑफ -19 बाई डी कितना दे रखा है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा क्या। अब देखो बी स्मार्ट, अब देखो यहाँ पे सेम कैलकुलेशन डेटा यहाँ भी चल रहा था, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 9 है, 16 16 हो जाएगा यहाँ से, इंटू 2 कर लेना, 16 16 256, हाँ या ना, बट 16 दूनी 32, तो 2 को अलग कर लो, 10 to the power of, समझ में है क्या किया, इसको मैंने लिख लिया 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 1.6 इंटू 1.6 256, 9 और 2 को छोड़ दिया, 10 to the power of -9, 10 to the power of -19, 10 to the power of -38, 10 to the power of 9 बच गया क्या, और 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, हाउ मेनी टाइम्स, जल्दी बोलो, 2 टाइम्स, ये 128 टाइम्स हो जाएगा क्या। अब सॉल्व कर लो इसको, 9 इंटू क्या हो जाएगा 1.28 इंटू 19 में से 38 में से 19 गया 29 हो जाएगा। ये तो आता है ना बेसिक मैथ्स, अब कर लो, 9 8 72, 7 हाथ में 9 दूनी 18, 7 25, 2 हाथ में 9 दूनी 9 के 9 2 11 इंटू 10 to the power of -29। ये फोर्स किस में निकला है बोलो, वाटर में या एयर में, एयर में निकला है। और वाटर के लिए क्या करेंगे बोलो, 80 से डिवाइड कर देंगे क्या, तो वाटर में निकालने के लिए 80 से डिवाइड कर दो, 11.52 10 to the power of -29 बाई 80 हो जाएगा, एक जीरो ऊपर जा जाएगा, 10 पे और -30 हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट होगा नहीं होगा देख लो, 8 1 सा 8 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे, देख लो 11 1152, सॉरी 1152 बाई 8, 8 1 सा 8 हो जाएगा क्या, 8 4 सा 32 हो जाएगा, 8 4 सा 144 बार में चला जाएगा क्या, इस 1.44, और ये डेसिमल प्लेस ऊपर जाएगा, 10 पे और -30। अब एक बात बता रहा हूँ बच्चा, अब कोई ये मेरे से पूछ रहा है ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, तो योर मैथ्स इज रेकलेस, मैथ्स इज लिटरली रेकलेस, क्या आप मेरे से ये सॉल्व करवाओगे कि कैसे हो रहा है, 10 ऊपर गया है -1 हुआ, ये तो केमिस्ट्री का काम खत्म, मैथ्स, ठीक है। अब कोई बच्चे का ये भी एक रहता है कंप्लेन, हमें 10th के बाद बायोलॉजी लिया है, ये भी स्टेटमेंट बहुत absurd है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बायोलॉजी लेने का कहीं से मतलब नहीं होता कि आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत फहमी है, आपको मैथ्स हर हाल में आना चाहिए, चाहे मैथ्स वाले को बायोलॉजी थोड़ा बहुत आना ही चाहिए, नहीं तो वो भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में 2 3 चैप्टर है जो बोले बायो ओरिएंटेड है, पूरा बायो मॉलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, वो पूरा बायोलॉजी पे बेस्ड है। तो ये सब बातें बिल्कुल मत करना, फ्रैक्शन ले लिए मैंने बायोलॉजी लिया ही है, इतनी मैथ्स तो बेसिक पता ही होगा, सबको आती होगी, डेसिमल करना, सबको समझ में आया मैंने क्या कहा। तो स्टेटमेंट से फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, अगर वैक्यूम है तो फॉर्मूला चिपका दो डायरेक्ट, मीडियम है तो जो जो नंबर में रखा है उसे डिवाइड कर दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, अब चलो कॉपी कर लो, कॉपी
हेलो, हाँ गौरी जी कहाँ हैं? लिखिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आ गए हम लोग, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला था, पता है बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी नहीं होती, बट तुमको मोटे तौर पे बस फॉर्मूला आना चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज केस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, ये होता है ई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसका ऐसा यूनिट भी जान लो, ऐसा यूनिट क्या होता है बच्चे, इसका होता है न्यूटन बाय कूलम। कितना होता है बोलो, न्यूटन बाय कूलम। ध्यान रखना सारे, अगर कोई चार्ज को तुम रखते हो, जैसे प्लस चार्ज को रखा, तो इसके आसपास इस तरीके से ऐसे लग रहा है कि स्पाइडर का नेट बना है, कॉबवेब बने हुए हैं। कॉबवेब्स को कहते हैं हम लोग मकड़ी का जाला। ऐसे जाल की तरह चार्ज चारों तरफ फैले रहते हैं, और ये जो फील्ड लाइंस तुम्हें दिखाई दे रही है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। ठीक है, दिखाई नहीं देगा, जैसे मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखाई देता, तो इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं नजर आएगा। बट अगर तुम उसके आसपास गए, तो तुम्हें हो सकता है थोड़ा रिपल्सन या अट्रैक्शन फील हो। समझ में आई बात है। उसके बाद अगर यही माइनस रहता, तो ये अंदर की तरफ आता, किधर की तरफ आता, अंदर की तरफ। ये मोटे तौर पे एक डायरेक्शन। बट फॉर्मूला क्या कहता है, सारे बच्चे देखो से कहते हैं, अगर मुझे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना है, तो फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है बोलो सब कोई, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चार्ज दे रखा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है बच्चा। आगे चल के पहला टॉपिक आप एनसीईआरटी का पलटोगे, तो वहां तुम्हें नजर आएगा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, और एक एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट में। एनसीईआरटी में थ्योरेटिकली लेके निकल गया है, बट हमको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा उसी चीज को। इस कारण से आपका बेसिक प्रिपेयर कराया जा रहा है। आप जाके देखोगे ना, पहला ही फोटो आपको नजर आएगा कैनाल रेज एंड कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का। उसमें 7-8 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और हर साल भर भर के सवाल आते हैं वहां से। बट वहां पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं दिया, बस थ्योरी में कह के निकल गया ऐसा है ऐसा है। हमें तो बताना पड़ेगा ना कैसे चल रहा है वो चीज। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। ध्यान रहेगा क्या, क्यू क्या है, चार्ज है। क्यू क्या है, देखो सब कोई, चार्ज। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ या ना। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मान लो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दाहिनी तरफ लगा दिया, राइट साइड लगा दिया, और तुम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को रख रहे हो, ठीक है।
अगर प्लस चार्ज को रख दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड लगा दिया तो बच्चे इस पे फोर्स भी राइट साइड लगना चालू हो जाएगा। किधर लग रहा है चालू हो जाएगा? राइट साइड। क्यों राइट साइड? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होता है फोर्स भी उधर ही लगता है। किस पे? प्लस चार्ज पे। किस पे जल्दी बताओ? लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड लगा है और तुमने माइनस चार्ज को रख दिया, कौन से चार्ज को रख दिया? माइनस। बहुत अच्छे से ध्यान रखो। तो याद रखना इसमें फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगता है। फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन। बहुत इजी हो गया। अगर प्लस है तो उसी डायरेक्शन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और माइनस है तो याद रहेगा क्या ये चीज? और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझना है यहाँ पे, ठीक है? अब ये बात हम लोग लिखेंगे भी। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या बताओ, कोई चार्ज अगर होगा तो उसका मास होगा क्या? कोई चार्ज होगा तो उसका मास होगा क्या? आंसर इज यस। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। तो चार्ज होगा तो मास होगा ही। जैसे इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है। तो सोचो सारे बच्चे ध्यान से, एक प्रोटॉन है यहाँ पे, ध्यान रखना, और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया ऊपर की तरफ। क्लियर है? यहाँ से प्रोटॉन का अपना मास होता है। तो अगर किसी चीज का मास है तो ग्रेविटी किधर कॉल करेगी उसको? अगर किसी का मास है तो ग्रेविटी किधर उसको बुलाएगी, नीचे या ऊपर? डाउनवर्ड हमेशा नीचे ही बुलाती है ग्रेविटी। तो बताओ इस प्रोटॉन को ग्रेविटी किधर कॉल कर रही हो? नीचे। और वो फॉर्मूला होता है m/g, क्लास 9 में पढ़ा होगा। मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ या ना? अब एक बात बताओ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा है? ऊपर। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, प्लस या माइनस? तो ये तो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लगा ना, ये किसके द्वारा फोर्स लगा? ग्रेविटी के द्वारा। हम ग्रेविटी नहीं पढ़ रहे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स किधर लगेगा बोलो तो? क्यों ऊपर लगेगा? वेरी गुड, प्लस है तो उधर ही लगेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स ऊपर लगेगा ना। ये फोर्स किसके कारण लग रहा है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये फोर्स किसके कारण लग रहा है? ग्रेविटी के कारण। दोनों दो बातें, हाँ या ना? इसको ग्रेविटी किधर लाना चाह रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ले जाना चाह रहा है? और दोनों अगर सेम हो जाए तो सस्पेंड हो जाएगा क्या? तो क्या लिखेंगे? अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वल हो जाएगा mg के, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? ग्रेविटेशन के। तो क्या ये सस्पेंड हो जाएगा क्या? सस्पेंस का मतलब समझ रहे हो क्या? ये हवा में लटक जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? किसी चीज पे उतना ही फोर्स लगे जितना ऊपर जितना नीचे, तो बैलेंस नहीं हो जाएगा वो चीज? यस और नो? तो क्या ये बैलेंस हो गया क्या? ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे कौन सा लग रहा है? ग्रेविटी। दोनों अगर सेम हो गया तो ग्रेविटी लगना तो नॉर्मल बात है। हम कुछ करें ना करें हमें ग्रेविटी लगते रहेगा ना। अरे हाँ या ना? अगर आप अर्थ पे तो ग्रेविटी लगेगा ही लगेगा। और किधर लगेगा? जिसके अंदर मास है उसके अंदर हमेशा फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। उसको बैलेंस करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ऊपर। हम पे कोई एक ऐसा फोर्स लगा दिया जाए जो ग्रेविटी को काउंटरएक्ट कर ले, तो मेरा बॉडी तो एयर में ही बैलेंस हो जाएगा। आया समझ में? अब सोचो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? जल्दी बोलो सब कोई। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो। क्यू इंटू ई लिखे हैं क्या? और इसका फॉर्मूला बोलो। बोलो बोलो बोलो। एम जी। अरे हाँ या नहीं आया? तो क्यू का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? एम जी बाय कैपिटल ई। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये कैसे किया, समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अगर आपको बुद्धिजीवी लोग हैं तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन को ग्रेविटी किधर कॉल करेगी? ग्रेविटी धरती पे हर कुछ को नीचे कॉल कर रही है। ग्रेविटी को कोई लेना देना नहीं है आपका चार्ज कैसा है। बुलाएंगे तो किधर बुलाएंगे? नीचे। बट अगर इसको सस्पेंड करना है तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इसको सस्पेंड करना है तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? इतना ही फोर्स ऊपर। बड़ो कैसे फोर्स ऊपर लगाएं? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा देंगे, नीचे या ऊपर? क्यों लगाएंगे नीचे? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे लगाए तो ये कैसा चार्ज है? माइनस। और माइनस का डायरेक्शन अपोजिट होता है या सेम होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लगाओगे तो फोर्स किधर लगेगा? अब आया समझ में? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगा रहे हैं? नीचे। फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, क्योंकि ये माइनस है। यहाँ फोर्स किधर लग रहा था? ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वो चार्ज कैसा था? प्लस। दैट इज। अरे आया नहीं आया? ढक्कन खुला दिमाग का। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा था? यहाँ पे। किधर लग रहा था? राइट साइड। तो फोर्स क्यों? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स। ये प्लस या माइनस? अब आया? बस वही काम कर रहे हो। क्लियर है यहाँ से? जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल गया, हाँ या ना? तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ या ना? तो क्या लिखेंगे फिर से, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, और ई का, क्यू का वैल्यू कितने के बराबर, एम जी बाय ई के बराबर। क्या किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? और कई बार ये डायरेक्शंस पूछे गए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लगाएं ताकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सस्पेंड हो जाए, ठीक है? तो कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो स्टार करके एक पॉइंट लिखो, लिखो पॉइंट नंबर 3 लिखा आपने, लिखिएगा, स्टार लगाओ और लिखो, लिखोगे, if the charge is positive by nature, 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 charge is positive by nature, if the charge is positive by nature, then it will experience a force, then it will experience a force, then it will experience a force, then it will experience a force in the direction of electric field, then it will experience a force in the direction of electric field, and it will experience a force in the direction of electric field, लिखा? And if the charge is negative by nature, 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 if the charge is negative by nature, then it will experience a force, then it will experience a force, then it will experience a force, experience a force opposite to the direction of electric field, opposite to the direction of electric field, opposite to the direction of electric field, opposite to the direction of electric field। क्या ये बात समझ में आई सभी को? और फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, बोलो हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू इंटू ई, क्यू क्या है, चार्ज है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ क्या है, फोर्स है। कॉपी करो सब।
क्या सभी को ये दोनों फॉर्मूलास क्लियर है क्या? अच्छा एक बात और सुन, लास्ट में ये क्लियर है, हम पूरे चार्ज को इस पूरे चैप्टर में स्फेरिकल शेप का मानेंगे। कैसे शेप का मानेंगे? और जो चीज स्फेरिकल होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है? पढ़े हो ना, 4/3 पाई r क्यूब, पढ़ा होगा 10th में। तो अगर इसका स्फेरिकल शेप है तो क्या मास को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता है क्या? मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, हाँ या ना? पता है ये बात? अरे मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है ना, तो बेसिक है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर सकते हैं क्या? हमने कैसा शेप का माना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। बहुत ही काम आने वाला है आगे, ठीक है। तो मास जहां जहां लिखे हो वहां पे ये भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? डेंसिटी इंटू बोलो 4/3 पाई r क्यूब इंटू ग्रेविटी जी बाय ई। अब टफ नहीं लग रहा ना कैसे लिखा है? मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? अरे बोलो भाई। मैंने मास बाय वॉल्यूम को क्या लिखा है? इधर देखो 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 देखो, मास बाय वॉल्यूम क्या है? मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मैंने कैसे शेप का मान लिखा? स्फेरिकल। स्फेरिकल वॉल्यूम क्या होता है? बस रख दिया, मास की जगह वो रख दिया, ठीक है। चलो पुट कर लो और ये आंसर ले आओ पीछे। डी इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू जी बाई ई। याद रखना ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये फॉर्मूला काम आने वाला है। आप मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, ठीक है। लिख लो ये वाला एक्स्ट्रा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या सभी को ये क्लियर है क्या? हमने कितनी प्रॉपर्टीज कंप्लीट करी आज? 3। कौन कौन सी? चलो देखो सबको जाके। हैव अ 2 मिनट रिवीजन। पहला क्या पढ़ा हम लोगों ने, जल्दी बोलो। एक्जिस्टेंस ऑफ चार्ज, जिसको क्वांटाइजेशन की मदद से प्रूव किया। क्वांटाइजेशन का क्या फॉर्मूला था बोलो? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ई का वैल्यू कितने के बराबर? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और n का डेटा कितने के बराबर? 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। तभी होगा। सेकंड क्या पढ़ा हम लोगों ने? अच्छा एक मिनट, n अगर डेसिमल होगा तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्या? फ्रैक्शन होगा तो करेगा क्या? केवल 1 2 3 4 पॉसिबल है क्या? सेकंड क्या पढ़ा हम लोगों ने? कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या फॉर्मूला बना? K इंटू Q1 Q2 by d²। K का वैल्यू कितने के बराबर? 9 इंटू 10⁻⁹ और K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट भी लिखा है आपको, ठीक है। अगर हम उसको मीडियम में लेके चल जाते तो वैल्यू क्या हो जाएगा फोर्स का? एप्सिलॉन r टाइम्स घट जाएगा। और एप्सिलॉन r को क्या कहते हैं? एप्सिलॉन r को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? जो कि हमेशा घट जाता है जब कभी मीडियम में लेके जाता है। थर्ड क्या पढ़ा हम लोगों ने? फोर्स ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फॉर्मूला बना? फोर्स इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, निगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। जब ये सस्पेंड करेगा तो mg को क्या QE के बराबर कर देंगे और मास को डेंसिटी इनटू क्या लिख देंगे? वॉल्यूम। किसी को इन तीन प्रॉपर्टीज में कहीं कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर? आया सबको समझ में? वैसे लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, यू कैन एसेस द लेक्चर घर पे जाके वापस से, ठीक है। चलो कल मुलाकात करते हैं। और एक मिनट यार, तुम लास्ट सीट वाले, एक मिनट, अभी जो आए हैं बच्चे, इधर इधर इधर। यार तुम्हारा 6:30 टाइम है, तुम कितने बजे आते हो? तुम्हें मैथ्स बायोलॉजी नहीं करना क्या? देखो यार एक बार बता रहे, देखो मेरी बात समझो। 10th तक क्या किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 11 12 को ना थोड़ा सा ना अपने कंफर्ट जोन से हट के, नींद पड़ जाता है, नींद नहीं टूटता, ये सब बहानेबाजी ना नहीं अच्छा लगता। 10th तक अच्छा है, ओके ओके है। यहाँ 11 12 से तुम डील करने जा रहे हो। 11 12 के टीचर ना बिल्कुल डिफरेंट होते हैं तुम्हारे 10th के टीचर से। यहाँ पूरा चीजें अलग चलता है। हमें कोई मतलब नहीं आपके कंफर्ट जोन से। आपको पैम्पर करने के लिए नहीं बैठा है यहाँ कोई, ठीक है। 6:30 इज द टाइमिंग, प्लीज रिस्पेक्ट इट। बायो मैथ्स का क्लास चलते रहता है,
नहीं तो वही साइकिल लेके इधर उधर करते रहना लाइफ भर, कोई फायदा नहीं। थोड़ा पहले आधे घंटे उठने से क्या चला जाएगा आपका? नींद खराब हो गया, 10th का एग्जामिनेशन दे दिए, बहुत बड़ा बैटल ऑफ पानीपत जीत के बैठे हुए हैं, अभी तो शुरू हुआ है रियलिटी, अभी कहाँ देखा आपने? 10th में बहुत होगा क्या, 90% लाओगे? उसके बाद, उसके बाद क्या? गलत फहमियां तो नहीं पालनी चाहिए ना। ये स्क्रैप मटेरियल सिखा दिया जाता है आपको, और गलत फहमी जीते रहते हो पूरा। आधे घंटे आप कंफर्ट जोन से ऊपर नहीं निकल सकते। डे वन है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, बट प्लीज 6:30 इज योर टाइमिंग। नींद टूटे कुछ भी हो, बस प्लीज आपको पहुंचना है उस टाइम पर, और ये करना पड़ेगा अगर आपको चाहिए तो कुछ लाइफ के अंदर। नहीं तो इंस्टाग्राम के फालतू के रील्स और यूट्यूब के फालतू के शॉर्ट्स पे इंस्पायर होते रहो लाइफ भर, मिलना कुछ नहीं है। लिख के ले लो, 2 साल अभी इंपॉर्टेंट है और आप सोते रहते हैं घर पे, आपसे बिस्तर पे नहीं उठा जा रहा आपसे, क्या ही आप भाई साहब लाइफ जी लेंगे आगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं देख रहा हूँ डेली, आप कैसे यार छोड़ रहे हो? मैथ्स बायो इज दैम इंपॉर्टेंट सेक्शन, कितना अच्छा आपके बायो के टीचर पढ़ा रहे हैं, और आप सो रहे हैं बैठ के घर पे। प्लीज, मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा, एक बार मेरा काम था बोलना, बोल दिया, आपको लेना है आप ले लो, रिक्वेस्ट तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाला आपसे, ठीक है? बहुत डैम क्लियर है, मैं पढ़ाने के लिए एक्सेप्ट किया हूँ, आपका स्टडी में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, बट रूटीन और डिसिप्लिन आपके हाथ में, वहां आप देख लो कैसे करना है। चलो बाबा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कल मुलाकात करते हैं।